मेरे जेठ जी मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करते। मेरा भी मन था कि मैं अपने जेठ जी को दूध पिलाऊं। एक दिन मेरे पति देव घर पर नहीं थे, तो मैं रात को जालीदार नाइटी पहनकर अपने पति की यादों में तड़प रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है और मेरे पति का नाम राघव है और हम जौनपुर की रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी शादी को अभी 7 ही महीना गुजरा था। मेरे जेठ जी ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे जेठ जी ही रहते थे, क्योंकि सास ससुर की देहांत 5 साल पहले ही हो चुका है और मेरे जेठ जी का पत्नी की एक बीमारी के कारण मौत हो गई। और मेरे पति ने शादी के रात ही मुझे खास तौर पर कहा था कि मेरे भैया को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना, वरना वह गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 5 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वह मेरे पति राघव को एक आवाज़ देते तो मेरे पति की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी, एकदम से घबराहट सी होती उनको और फट से वह कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की बदमाशी देखकर मेरे दिल में भी जेठ जी का बड़ा रौब था। गुस्से में तो वह वाकई रहते थे। जब सुबह ही सुबह राघव ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे, मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन वह उस वक्त मेरे जेठ जी ने राघव को पुकारा था तो फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने जेठ जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कह रहे थे कि तुम्हें एहसास भी है कि कपड़े की दुकान में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम अब छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी कपड़े की दुकान में पहुंच के सारे वर्कर के सर पर खड़े हो ताकि वह ठीक से काम करे। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो, और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नखरे उठाएगी। यह सुनकर मुझे गुस्सा तो आया था। तभी 7 महीने ही गुजरे थे हमारी शादी को, और मैं ही नाश्ता बनाकर दे रही थी। जी, इस मेरे जेठ जी की कई खामियां निकाल चुके थे, लेकिन राघव ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि भैया की बात का बुरा मत मानना। 6 महीने तो मैं सोचती रही, इसी उलझन में रही कि जेठ का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे जेठ जी ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। राघव जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कपड़े की दुकान में जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी ऐतराज नहीं किया था। राघव तो अपनी दुकान पर चला गया था। मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी। दिन में ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे जेठ जी ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे जेठ जी ने मुझे आवाज़ दी। वह अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने जेठ जी के कमरे में गई, मैंने पूछा, जी भैया जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने सूखे होठों पर जबान फेरी, कहने लगे, दूध पीना है, दूध। यह सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टे सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई।
मुझे अपने जेठ जी की यह हरकत अजीब लगी थी। जेठ जी तो अपने वंवर को सर से पाँव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। बड़े मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने जेठ जी के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इसमें पहले कि मैं कमरे से बाहर जाते मुझसे जेठ जी कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे जेठ जी के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी। बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वह मुझसे इधर-उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध यह मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म गर्म दूध पसंद है। यह कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने से उतरने लगे थे। चेहरे पर पसीने के कतरे सफाई दिखाई देने लगे थे, साफ दिखने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना इसे गर्म करके ला दो। दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 4 दिन से मेरे जेठ जी बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब राघव घर में होता था, लेकिन आज तो उनका लिहाजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि यह मेरे वही जेठ जी हैं जो 4-5 दिन से राघव को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से राघव से बात कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने जेठ जी के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करसा लगा था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा, तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे के बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे बाहर कहाँ जा रही है, यहाँ बैठना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। यह तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा था। यह कहकर जेठ जी ने ठंडी आह भरी। मुझे अब और भी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। तुझे मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो लाल रंग की फैंसी ड्रेस पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम वही पहन लेना। यह सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। यह फरमाइश तो राघव को मुझसे करनी चाहिए थी ना, कि जेठ जी को। अब तो मेरे जेठ जी ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। अब राघव दुकान जाता, मेरा जेठ जी मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नजरों से देखता, बार बार अपने सूखे होठों पर जुबान फेरने लगता, फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे राघव से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वह तो अपने भैया के सामने का पता था, एक शब्द नहीं बोलता था। सर झुकाई जी भैया जी ही कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा जेठ अचानक से किचन में आ गया।
मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और पीछे से ही मेरी और फिर जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद काँप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा जेठ जी मेरे साथ ऐसा भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आँखों में आँसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं राघव से बात करूँगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था। अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा जेठ जी मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूँ, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा उसे खाना दूँ, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया था। राघव थे, कहने लगे, सलोनी, दरवाज़ा खोलो। यह क्या बदतमीजी है? क्यों तुम सुबह से दरवाज़ा बंद किए कमरे में बैठी हो? राघव की आवाज़ सुनकर ही मैंने दरवाज़ा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों भाई मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, मुझे ज़रा भी एहसास और शर्म नहीं है तुम्हें। मेरा भैया सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है। अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन होता? मैंने कहा कि मैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं सँभाल सकती। बेहतर है कि आप कोई और इंतज़ाम कर लीजिए। मेरा यह कहना था कि राघव गुस्से से भरा उठा कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है? पीछे से मेरे जेठ जी कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी 7 महीने नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि यह लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती है और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती है। मेरा पति कहने लगा कि आज तो तुमने यह बात कह दी है सलोनी, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ाकर तुम्हें विदा कर दूंगा। यह सुनना था कि मेरा रंग उड़ा था। मेरे पापा पहले से ही 5 बेटियां थी और वह शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर वापस मत आना। अपने पति और जेठ की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा जेठ जी चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें और बेवावी की गुस्ताखियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त राघव जितने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठ कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे जेठ जी कहने लगे, राघव, इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूँगा। इसके बाप से कहूँगा कि संभालो अपनी बेटी। यह कहकर वह गुस्से से वहाँ से चले गए। मैंने एक गुस्सा भरी नज़र अपने जेठ जी पर डाली थी। राघव कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 7-8 मेंबर का बोझ है तो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरे एक ही तो भैया हैं, ना माँ है, ना बाप और ना बहन। ऐसी जिंदगी तो लड़कियां ख्वाहिश करती है जहाँ उनके सर पे कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और ननद और देवर होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही थी उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगे।
कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं? मेरे भैया ने तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। दुकानों से थका हारा आता हूँ और आते ही यह सब कुछ देखना पड़ता है। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल के लिए की है, ना कि इस फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि राघव, ऐसा करो, अपने भैया की शादी करवा दो। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ राघव ने मेरे मुंह पे मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? यह भैया की उम्र शादी की है। क्या मेरे भैया की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वो कहने लगा, यह कौन सी बात है जिसे मैं समझ में कौन सी बात है ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही? मेरे भैया की उम्र 35 साल है, शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज है, और तुम चाहती हो इस उम्र में भैया एक औरत का जिम्मेदारी संभाले? अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनका भैया नहीं अपने भाई की पत्नी पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दे, मैं आपके भैया और भाभी दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वह अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे भैया तो 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरे भाभी को संभाल लोगी। देखो, यह घर और बिजनेस सब मेरे भैया ने बनाया है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी। इस घर से भैया के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पाप की सुनता रहा। अब दोबारा से भैया की शादी का नाम मत लेना। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने जेठ जी की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं अपना घर बसाने के लिए, क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी। दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से राघव की आवाज आ गई। कहने लगा, सलोनी बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बना कर दो। भैया को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन राघव ने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। राघव का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होठ बंद कर लिए थे। राघव जब दुकान चले गए तो मेरा जेठ जी मुझे आवाज देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह अजीब सी हंसी हंसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पे चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वह मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा? अपनी सोच को बदल लो। मैंने उसके पर अच्छी तरह से कतर रखे हैं। वह चाहकर भी कहीं जा नहीं सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसीलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने भाई की शादी नहीं की, कहीं वह मेरे भाई को उड़ाकर ही ना ले जाए। इसीलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे ही हैं
कि वह तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो, तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। यह शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ऐसी गंदी और बेइज्जत भरी ज़िंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना अपने जेठ जी के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। न उसके पास बैठती थी, न बात करती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे जेठ जी ने राघव का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने जेठ जी की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत मज़े का खाना बनाया है। राघव यह सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे गर्व भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जब से मेरे जेठ जी ने जेब से अपने 5,000 रुपये निकाला और मेरे तरफ बढ़ाया, कहने लगा, यह लो तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे इनकार करना था कि राघव मुझे घूरने लगा। कहने लगा, भैया अपनी खुशी दे दे रहे हैं, इनकार नहीं करें, रख लो। चाहते हुए भी मैंने 5,000 पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने लगी। जैसे ही खड़ी हुई तो मेरा जेठ जी भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर चूम लिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रवे पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लूंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। मैं राघव को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे यह चीज बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा कि भैया का यह कौन सा तरीका है, उनको कहिए मुझसे दूरी रखकर बात किया करे। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का। ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को दूरी रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे में भी। मेरी इस बात पे राघव भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा भैया तुम्हें अपनी बेटी समझता है। किया हुआ जो उसने तुम्हें जरा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम। बजाय इश्क की भैया के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर ऐतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहा था। कहने लगा कि शुक्र करो कि भैया ने यह बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत ही मुसीबत बढ़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे चेतावनी देने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ सलोनी, अपना रवैया भैया से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैं कहा, राघव मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या अपने भैया की शादी करवा दो। यह कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आधी रात बाहर डोर बेल बजी थी। फिर बाहर शोर की आवाज आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि एक मेरा देवर भी है, जो दिल्ली में पॉलिटेक्निक हासिल करने गया था और वह वापस आ चुका है। वह भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वही शादी कर ली थी और मेरा जेठ जी उससे नाराज था, इसलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी थी। और न ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि राघव का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे जेठ जी भी
बहुत गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लाए हो? वहीं रहते वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर राघव ने भी कहा कि भैया गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वह हो चुका है, राकेश को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैं भी शुक्र की अब घर में अकेली मैं नहीं हूँ। मेरी देवरानी काफी खुशमिजाज और बतौनी की थी लड़की थी। मेरे साथ घुल मिल गई थी। राकेश राघव के साथ दुकान जाने लगा था। मेरे जेठ जी का ध्यान मुझे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है भैया, आपको भी चाहिए जो भी चाहिए होगा आप मुझे मांगा करे। राकेश भी यह सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी जी आज जेठ जी के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवस थी और बहुत ही उदास आई बाहर। बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे जेठ जी की आदतें बड़ी अजीब लगती है। अजीब नज़रों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अपना अजीब सी बातें करते हैं, जिसे सुनकर मेरे कानों की तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं तो राकेश से बात करूंगी। वह तो कहते थे कि उसके भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि यह दोनों भाई कभी भी अपने भाई की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन राघव ने मेरी एक कभी नहीं सुनी। वह कहने लगी, लेकिन मैं तो राकेश से साफ कह दूंगी। अगर जेठ जी ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कहूंगी कि अलग घर में वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ था, जो कि मेरे और राघव के बीच हो रहा था। राकेश कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल बाहर दिल्ली अकेले ही रह चुका हूँ। अब मेरे घर तुम क्या आई हो? 2 दिन पापा को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी। तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो राघव की मेरे साथ होती थी। रेखा डिवोर्स मांगने लगी थी। उस रात राघव जब कमरे में आया तो काफी चुपचाप सा था। मैंने कहा कि राघव, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे भैया से थी वही आज रेखा को भी है। इसका मतलब कहीं न कहीं तो भैया भी गलत है। मैं आपको सच कह रही हूँ। उन्हें एक पत्नी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 35 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी भाभी की मृत्यु के कुछ बाद उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बहू ही समझते। मेरी बात शायद अब राघव की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने भैया से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह नाराज हुए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा क्या? तुम लोगों का दिमाग खराब है। राघव ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 30-32 साल की है और भैया की रहमो कर्म पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो भैया ने नखरे खाए, लेकिन फिर 4-5 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ दिनों में ही उससे मेरे जेठ जी की शादी हो गई थी और इससे यह फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। राघव मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, भैया को एक पत्नी की जरूरत थी।
मेरी नई भाभी भैया का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे जेठ जी को हम पर विवाह कसी नहीं उठती थी। हमारे समाज में यह चीज़ भी बहुत आम हो गई है कि अगर भैया की उम्र ज़्यादा हो जाए तो उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किल का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे और रेखा को करना पड़ा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।